अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 10th क्लास के सभी छात्र और छात्राओं को गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, राम राम। तो बच्चों, हम पढ़ रहे थे अपनी जो एसएसटी की जो बुक है उसका जो पहला अध्याय है वो हम पढ़ रहे थे। उसमें हमने पहले बात की थी राजस्थान के प्रमुख जनपदों की, और उसके बाद मौर्य वंश, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये इस वंश के प्रमुख शासक थे। इसके नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पर पहले ही डाल दिए गए हैं, और जिसके पास ये नहीं पहुंचे हैं वो मुझे पर्सनल मैसेज कर और उसके नोट्स व्हाट्सएप पर मांग सकता है। तो इसके बाद हमने जिक्र किया था अशोक के धम्म के, और फिर धम्म के सिद्धांत है, धम्म यात्रा है, धम्म महामात्र है। तो यहाँ तक के नोट्स है वो आपके आपके ग्रुप पर डाल दिए गए। तो आज हम इस मौर्य वंश के बारे में पढ़ते हैं। मौर्य वंश प्राचीन समय में जो भारतीय शासक थे वो मगध से शासन करते थे। ये जो अपना भारत है, यहां जो मगध है, मगध यानी आज का बिहार, आज से हमारे जो केंद्र सरकार शासन कर रही है दिल्ली से, तो उस समय राजा जो है वो मगध बिहार से शासन चलाता था, और उसकी राजधानी होती थी पाटलिपुत्र। मगध का जो शासक है वो कोई था घनानंद, किसी नंद वंश का घनानंद था। यानी मौर्य वंश से पहले भारत पर या मगध पर नंद वंश के शासक घनानंद का शासन था। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके और मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली। यानी मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। तो इस मौर्य वंश में हम पहला पॉइंट पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। इनके बारे में क्या पढ़ेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में नंद वंश के घनानंद को पराजित कर मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य वंश की नींव डाली। किसको लाया? नंद वंश के घनानंद को। कब? 322 ईसा पूर्व में। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। चंद्रगुप्त मौर्य किस वंश का था? मौर्य वंश का था। इसकी सहायता किसने की? यहां से भी प्रश्न पूछा जाता है, इसकी सहायता किसने की? तो सहायता करने वाला जो था वो इनका गुरु चाणक्य, या फिर कह सकते हैं कौटिल्य। दोनों एक ही आदमी है, चाणक्य या कौटिल्य। तो चाणक्य व कौटिल्य की सहायता से इन्होंने नंद वंश के घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध पर मौर्य वंश की नींव डाली। तो यहां से प्रश्न पूछ सकता है, क्योंकि इस अध्याय से एक प्रश्न 1 नंबर का, तो एक प्रश्न 4 नंबर का पूछा जाएगा। तो 1 नंबर में पूछ सकता है नंद वंश कि मौर्य वंश की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। कब की? 322 ईसा पूर्व में। किसकी सहायता से? गुरु चाणक्य की सहायता से। किसको पराजित कर? घनानंद को पराजित कर। फिर इसमें एक लाइन हम और ऐड करेंगे कि इसके दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनान का एक राजदूत आया है। कौन आया है? मेगास्थनीज। ये राजदूत आया है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इसने एक पुस्तक लिखी है जो काफी महत्वपूर्ण है। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। प्रश्न पूछ सकता है इंडिका किसकी करती है? तो चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में आए हुए कौन? मेगस्थनीज नामक एक राजदूत की। तो इंडिका किसकी करती हुई? मेगस्थनीज की। मेगस्थनीज किस भारतीय शासक के दरबार में आया था? किसके समय आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया था। दूसरी बात हम करते हैं इनके बाद बिंदुसार की। तो इनकी मृत्यु के बाद बिंदुसार शासक बनते हैं। बिंदुसार के बारे में हमारे सिलेबस में कोई विशेष नहीं है, जो है उनका जिक्र करते हैं। बिंदुसार को अमित्रोचेट्स, यूनानी साहित्य में बिंदुसार को अमित्रोचेट्स कहा गया है। इससे भद्रसार भी कहा जाता है। वायुपुराण बिंदुसार को भद्रसार बता रहा है, और जैन ग्रंथों में इसे सिंहसेन भी कहा जाता है। बस, बाकी कोई विशेष नहीं है। तो मित्रोचेट्स के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को। भद्रसार कौन है? बिंदुसार है। सिंहसेन के नाम से किसे जाना जाता है? बिंदुसार को जाना जाता है। तीसरा पॉइंट वो है अशोक। अशोक जो है वो बिंदुसार का पुत्र है, और 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठता है। इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। 99 भाइयों की हत्या की, फिर इन्होंने मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। और इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ, क्योंकि ये 4 वर्ष जो है वो इसके अपने भाइयों के साथ संघर्ष में लग गए। तो 269 ईसा पूर्व में अशोक का राज्याभिषेक हुआ है। अभिलेखों में अशोक को, अभिलेख जैसे पत्थरों पर लिखे हुए लेख, अभिलेखों में अशोक को देवाना पियदसी कहा गया है। तो देवाना पियदसी किसे कहा गया है? अशोक को। तो अशोक का एक दूसरा नाम क्या है? देवाना पियदसी। पुराणों में अशोक को, पुराण जो है उसमें अशोक को अशोकवर्धन कहा गया है। पुराणों में अशोक को क्या का नाम दिया गया है? अशोकवर्धन। अशोक का एक युद्ध काफी महत्वपूर्ण है जो 261 ईसा पूर्व में हुआ था। युद्ध का नाम है कलिंग युद्ध। ये कलिंग कहाँ है? ये जो अपना आज का उड़ीसा है, यहां एक जगह थी कलिंग। कलिंग का शासक कोई नंदराज था। इसने अशोक के दीनता स्वीकार नहीं की। बाकी भारत का जो पूरे उत्तरी भारत का स्वामी अशोक था। तो 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कर दिया और कलिंग को जीत लिया। लेकिन इस युद्ध के अंदर लगभग 1 लाख लोग मारे गए, इतने ही लोग घायल हुए। जब अशोक ने युद्ध के बाद वो युद्ध भूमि देखी तो इस भयंकर नरसंहार, मारकाट, खून खराबे को देखकर अशोक का हृदय है वो परिवर्तन होने लगा कि युद्ध तो बहुत बुरी ही चीज है, युद्ध नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब वो युद्ध भूमि में गया तो सैनिकों के सर कटे हुए थे, हाथ कटे हुए थे, सैनिक जो है खून से लथपथ थे। तो इस युद्ध के बाद अशोक ने युद्ध करना छोड़ दिया। कौन से युद्ध के बाद? कलिंग युद्ध के बाद। कब हुआ? 261 ईसा पूर्व में। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा के अंदर। तो अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का रास्ता छोड़ दिया और युद्ध की जगह और अशोक ने धर्म का रास्ता अपनाया, जिसे अशोक का धम्म भी कहा जाता है। तो युद्ध की जगह धर्म का रास्ता अपनाया है, युद्ध करना उन्होंने छोड़ दिया है। कलिंग को जीतकर और यहाँ तोसली को उसकी राजधानी बना दिया गया।
अपने राज्य में शामिल कर लिया, इसका 5वां राज्य था, और युद्ध की जगह धर्म का रास्ता अपनाया। अब अपना पूरा जीवन है वो पूरा का पूरा धर्म पर लगा दिया। अशोक ने बौद्ध भिक्षु उपगुप्त व निग्रोध, इन दोनों बौद्ध भिक्षुओं से प्रभावित होकर और बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। पहले अशोक शिव का उपासक था, अब अशोक जो है वो बोधि बन गया, उसने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। किससे प्रभावित होकर? बौद्ध भिक्षु उपगुप्त व निग्रोध से प्रभावित होकर। एक पुस्तक है जिसका नाम है रास्तरंगिणी, जिसके लेखक है कलहण। तो कलहण जो है रास्तरंगिणी में ये बता रहे हैं कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शिव का उपासक था। तो कलहण के अनुसार अशोक किस धर्म को मानता था? पहले शिव को मानता था, और फिर इनसे प्रभावित होकर और अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। इस युद्ध के बाद, कलिंग युद्ध के बाद, एक अशोक का रुमनदेही अभिलेख है। रुमनदेही जो है ये उड़ीसा के अंदर है। यहां से प्रश्न पूछा गया है 2018 में 1 नंबर 2018 में 1 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि रुमनदेही अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण है? रुमनदेही अभिलेख क्यों महत्वपूर्ण? देखिए क्यों महत्वपूर्ण है। इस अभिलेख में यह लिखा हुआ है, यहां जो पत्थर के टुकड़े लगे हुए हैं उस पर यह लिखा हुआ है कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया और 20वें वर्ष लुम्बिनी की धम्म यात्रा की। और इस यात्रा के बाद अशोक ने यहाँ कर की राशि 1/6 से घटाकर और 1/8 कर दी। 1/6 यानी लगभग इनके यहाँ अनाज होता था उसका 17% कर के रूप में देना पड़ता था सम्राट अशोक को, और 1/8 यानी 12.5%। तो पहले 17% कर लगता था और अब लगभग 12.5% कर लग रहा है। ये कब लगा, कब कम किया? जब उसने 10वें वर्ष बौद्ध गया की यात्रा की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की। ये जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? इस रुमनदेही अभिलेख में। तो प्रश्न क्या पूछा गया है कि रुमनदेही अभिलेख हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसमें क्या लिखेंगे कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बौद्ध गया की और 20वें वर्ष लुम्बिनी की यात्रा की और वहां कर की राशि 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी, इसलिए रुमनदेही अभिलेख वो महत्वपूर्ण है। तो ये अशोक का रुमनदेही अभिलेख हो चुका है। बाकी अशोक में कलिंग युद्ध का जिक्र था, अभिलेखों में दीवाना प्रियदर्शी कहा गया, पुराणों में अशोक वर्धन कहा गया। कलिंग युद्ध के बाद युद्ध का रास्ता छोड़ दिया। रास्तरंगिणी बता रही है कि अशोक बौद्ध धर्म ग्रहण करने से पहले शिव का उपासक था और उपगुप्त और निग्रोध से प्रभावित होकर अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था। तो ये कुछ अशोक की बातें हो गई। बाकी जो है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि अशोक का वो धर्म क्या था, धर्म के सिद्धांत क्या क्या थे, और अशोक की धम्म यात्रा क्या थी, अशोक का धम्म महामातर जहाँ से प्रश्न 2019 में पूछा गया है, तो उसका जिक्र हम वो अगले वीडियो में करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।